हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस रिवीजन सीरीज ऑफ ऑडिट। आई होप आप लोगों के ऑडिट के रिविजन्स अच्छे चल रहे होंगे, क्योंकि ऑडिट में मेन जो है वो हमें रिवीजन की नीड होती है, क्योंकि समझ तो आ रखा होता है बट एग्जाम में याद नहीं आता है। तो वही याद करने के लिए आपको मेरे नोट्स, आपको ये रिवीजन लेक्चर्स से काफ़ी हेल्प होगी। और मेन मोटो यही था कि इससे मुझे भी हेल्प हो, क्योंकि मैं रिवीजन कंसिस्टेंटली बनाऊंगी, नोट्स बनाऊंगी। तो लेट्स रिवाइज टुगेदर दिस ऑडिट सब्जेक्ट। And in today's revision lecture, we are going to revise SAE 3420, that is assurance engagement to report on the compilation of pro forma financial information which is included in the prospectus. अब सर ये रिपोर्टिंग हमको क्यों करनी होती है? रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड बाय द सिक्योरिटीज लॉ, दैट इज सेबी, इन अ जुरिस्डिक्शन वेयर प्रोस्पेक्टस इज इशूड। तो जहाँ भी प्रोस्पेक्टस इशूड होना होता है वहां पे ये जो सिक्योरिटी लॉ है वो चाहता है कि इसमें रिपोर्टिंग हो। ठीक है, अब ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो ठीक है, हमको पता है। अब प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? PFFI, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब, पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, उसके बाद अपन डेफिनेशन पढ़ लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद 31 मई को क्या हुआ? कुछ एडजस्टमेंट्स हुए। फॉर एग्जाम्पल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हुए एंटिटी के। अब एक महीने बाद 30 जून को प्रोस्पेक्टस इशू करना था। ठीक है, तो अब सर ये जो एडजस्टमेंट्स है ना, ये अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या बनाना पड़ेगा? PFFI, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब ये कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हमको एडजस्टमेंट्स के साथ शो करना पड़ेगा, ताकि हम इस इवेंट या तो फिर कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा आफ्टर दिस 31 मार्च, उनका इम्पैक्ट हम उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे इलस्ट्रेट कर पाए। ठीक है, ऑन दिस अनएडजस्टेड, ये अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें हम एडजस्टमेंट्स का इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, एज इफ द ट्रांजैक्शन हैज बीन अंडरटेकन अर्लियर, हम ऐसे इम्पैक्ट डालेंगे कि इससे ये लगेगा कि ये जो एडजस्टमेंट्स है वो पहले ही हुए थे। Done. Financial information shown with adjustments to illustrate the impact of events or transactions on unadjusted financial information as if the transaction has been undertaken earlier. ठीक है, अब सर यहाँ पे ये जो PFFI है, it may take the form of the profit and loss and balance sheet to illustrate how this might have affected the assets, liabilities and earnings of the issuer. And this PFFI also includes some notes. It's a general point which you have to just read it, and this definition is quite important. और ये जो SAE है, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, इसमें हम मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ठीक है, ऑडिटर को क्या बोलेंगे? प्रैक्टिशनर बोलेंगे। ओके, तो आगे से हम इस दोनों वर्ड का यूज करेंगे। सर अब SAE का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? SAE का ऑब्जेक्टिव होता है obtain reasonable assurance about whether PFFI compiled in all material respects by the reasonable party। मतलब जो प्रैक्टिशनर है उसको obtain करना है reasonable assurance कि क्या जो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कंपाइल्ड हुआ है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट बाय द रीजनेबल पार्टी एंड प्लस रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रैक्टिशनर्स फाइंडिंग्स। ठीक है सर, अब आगे प्रोसीड करते हैं। सेकंड टॉपिक, कंपाइलेशन ऑफ प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो कंपाइल कैसे होता है? ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स है, एकदम इजी से स्टेप्स है। सबसे पहले हमको सोर्स आइडेंटिफाई करना है अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, कि ये कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं। जैसे ही हमें सोर्स मिल गया, हम उसमें से अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या कर लेंगे? एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उस सोर्स से। अब अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ गया, अब उसमें क्या तड़का लगाएंगे? एडजस्टमेंट्स का तड़का मार के उसको
एडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना देंगे, जो रिजल्टिंग PFFI होगा उसमें हम डिस्क्लोजर्स लगा देंगे मतलब डिस्क्लोजर्स भी प्रेजेंट कर देंगे एंड देन एडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर देंगे. सो दिस इज द स्टेप्स फॉर द कंपाइलेशन ऑफ प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अब प्रैक्टिशनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है. तो देखो कंपाइलेशन प्रैक्टिशनर नहीं करेगा, वो कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी. ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि क्या PFFI कंपाइल्ड हुए हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट बाय द रीजनेबल पार्टी. तो कंपाइलेशन कौन करेगा, मैनेजमेंट मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी करेगी, ठीक है. और वो अच्छे से कंपाइल हुए हैं कि नहीं हुए हैं. देखो, टू रिपोर्ट वेदर PFFI कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्टिंग की, ये प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये है दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं था. अब आगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन सच एन एंगेजमेंट. अब वो जो प्रैक्टिशनर है वो शुरू करेगा सारे प्रोसीजर्स. अब क्या स्टेप्स लेगा ये बताना है. तो सबसे पहले एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस होगी. सबसे पहले क्या होगी, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस होगी. उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे. सबसे पहले जब वो एक्सेप्ट करेगा एंगेजमेंट, तो ये जो प्रैक्टिशनर है ना, जब ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करता है, जब रिस्पॉन्सिबल पार्टी ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करती है, तो वो क्या डिटरमाइन करेगी, वो प्रैक्टिशनर की कैपेबिलिटीज और कंपिटेंस को डिटरमाइन करेगी कि क्या ये बंदा क्या बोलते केपेबल तो है ना, कंपिटेंट तो है ना टू परफॉर्म एंगेजमेंट. उसके बाद क्या डिटरमाइन करेगा, एप्लीकेबल क्राइटेरिया डिटरमाइन करेगा कि वो सुटेबल है एंड अनलाइकली दैट जो PFFI है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए फॉर इंटेंडेड पर्पस. सेकेंड के बाद थर्ड स्टेप, evaluate the wording of opinion which is prescribed by law regulation to determine that practitioner will be able to express the opinion. Fourth point, where sources from which unadjusted financial information being extracted, been audited or reviewed. जिस सोर्स से अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया गया है वो अगर ऑडिटेड और रिव्यूड है ना, और उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया है एंड द कंक्लूजन इज एक्सप्रेस्ड, या तो फिर उस रिपोर्ट में ना EOM या OM पैरा कंटेन है, तो हमको ये कंसीडर करना है कि क्या रेलेवेंट लॉ रेगुलेशन परमिट करता है क्या इसका यूज करना, इस एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन का यूज करना और रेफरेंस इन द प्रैक्टिशनर रिपोर्ट. तो प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट में क्या हमको ये चीजें डालनी पड़ेगी क्या कि ये मॉडिफाइड ओपिनियन है, इसमें EOM और OM पैरा डालना चाहिए क्या, तो ये अपने को कंसीडर करना है. फिर उसके बाद अगर एंटिटी के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कभी भी ऑडिट या रिव्यू नहीं हुआ है ना, तो आपको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी किसकी, एंटिटी की, एंड अकाउंटिंग कैसे होती है उनके यहाँ वो सब पता करना पड़ेगा, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस टू परफॉर्म दी एंगेजमेंट, इन चीजों के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी. उसके बाद अगर कोई भी इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस जो होते हैं इंक्लूड्स लाइक एक्विजिशन एंड एक्वायरीज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पे मैंने ऐसे सेम एज प्रीवियस पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा, अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कभी ऑडिट नहीं हुए हैं, तो वैसे ही अगर इवेंट्स और ट्रांजैक्शन कभी भी ऑडिट या रिव्यू नहीं हुए हैं उनका, तो हमको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी. सेम टू सेम पॉइंट है. उसके बाद हमको लास्ट स्टेप ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबल पार्टी के साथ अग्रीमेंट ऑब्टेन करना है. उसका रिस्पॉन्सिबल पार्टी का अग्रीमेंट ऑब्टेन करना है कि वो जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो जानती है और वो मानती है, वो एक्नॉलेज करती है और वो अंडरस्टैंड करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एडिक्वेटली डिस्क्लोजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द एप्लीकेबल क्राइटेरिया. उसके बाद फॉर कंपाइलिंग PFFI ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया. उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो प्रैक्टिशनर को क्या क्या प्रोवाइड करेगी, ये भी तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर चीज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. तो ही विल प्रोवाइड विथ एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एक्वायरीज इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन. तो इंफॉर्मेशन जैसे कि रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, अदर मटेरियल, ये सब प्रोवाइड करेगा प्रैक्टिशनर को रिस्पॉन्सिबल पार्टी. ठीक है. उसके बाद सेकेंड चीज, एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट प्रैक्टिशनर मे रिक्वेस्ट फ्रॉम द रीजनेबल पार्टी.
ठीक है। उसके बाद एक्सेस टू दोज विद इन एंटिटी, access to those within entity and entities advisors from whom practitioner determines to obtain some evidence, तो उसका भी एक्सेस देगा कौन? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। उसके बाद लास्ट एक्सेस टू अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स विद इन एक्वायरीज इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो ये हर चीजों की एक्सेस कौन प्रोवाइड करेगा? रिस्पॉन्सिबल पार्टी, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये स्टेप्स खत्म हो गए सर। पहला पॉइंट था एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अब हमको प्लान और परफॉर्म करना है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस को, जो भी हमने एक्सेप्ट किया अब उसकी प्लानिंग और परफॉर्मिंग शुरू करते हैं। असेस वेदर, पहला स्टेप है असेस वेदर एप्लीकेबल क्राइटेरिया सुटेबल, हर इसमें यही बोल रहा है असेस वेदर एप्लीकेबल क्राइटेरिया सुटेबल। फिर मटेरियलिटी कंसिडर करना, टू whether the PFFI compiled in all material aspect as per applicable criteria। उसके बाद अंडरस्टैंड करना कि कैसे रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने कंपाइल किया है PFFI, अच्छे से किया है कि नहीं किया है। उसके बाद आपको एविडेंस ऑब्टेन करना है। किसका एविडेंस ऑब्टेन करना है? आपको ये एविडेंस ऑब्टेन करना है कि जो सोर्स है अनऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का वो अप्रोप्रिएट तो है ना, वो गलत तो नहीं है, उसमें कुछ इनएडिक्वेट तो नहीं है, वो ऑब्टेन करना है, उसका एविडेंस ऑब्टेन करना है। और सर अगर उस सोर्स का कभी कोई ऑडिट नहीं हुआ है, कभी कोई रिव्यू नहीं हुआ है, तो यू हैव टू परफॉर्म सम प्रोसीजर्स ताकि आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ ठीक है सोर्स इज अप्रोप्रिएट, तभी तो आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजें सही होगी। ठीक है, तो इनिशियली यू हैव टू अंडरस्टैंड कैसे रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने कंपाइल किया है PFFI को। सेकेंड चीज ऑब्टेन करना है एविडेंस ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सोर्स ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और अगर उस सोर्स का कभी ऑडिट या रिव्यू नहीं हुआ है तो आपको कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं टू बी सेटिस्फाइड दैट द सोर्स इज अप्रोप्रिएट। फिर डिटरमाइन करना कि जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उसने अप्रोप्रिएटली एक्सट्रैक्ट किया है कि नहीं अनएडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, UFI, अनऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स। देन ऑब्टेन द एविडेंस अबाउट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट्स। देखो स्टेप्स में हमने पढ़ा था ना, एक मिनट देखना, पहला है सोर्स, फिर अनऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, फिर एडजस्टमेंट्स एंड देन लास्ट में प्रेजेंट। सोर्स, एक्सट्रैक्शन एंड देन एडजस्टमेंट्स। अभी यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले सोर्स है ना, उसके बाद अनऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सट्रैक्शन, उसके बाद एडजस्टमेंट्स। एविडेंस ऑब्टेन करना है अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट्स व्हिच इंक्लूड्स एडजस्टमेंट्स टू अनऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इलस्ट्रेट्स द इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एज इफ अकर्ड अर्लियर। ठीक है, इसका एविडेंस ऑब्टेन करना है। एंड सेकेंड दैट includes adjustments to UFI unaudited financial information necessary for pro forma क्या हो गया, necessary for pro forma financial information to be compiled as per the applied financial reporting framework। तो ये दो चीजों का आपको एविडेंस ऑब्टेन करना है ऑफ द प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट्स। ये देखो ये हमने पहले ही पढ़ा था ना, वही चीज लिखी हुई है कि जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होंगे, एडजस्टमेंट्स जो होंगे वो हमको ऐसे इलस्ट्रेट करने हैं कि वो एज इफ अकर्ड अर्लियर। एंड सेकेंड कि जो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एकदम अप्लाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही कंपाइल किए गए हो, इसका अप्रोप्रिएटनेस का एविडेंस ऑब्टेन कर लेना। ओके, देन इवैल्यूएट द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देन लास्ट, read other information in prospectus. Read the other information in prospectus to identify material inconsistency with the pro forma financial information। दोनों को एक बार के लिए रीड कर लेना ताकि आपको कुछ इनकंसिस्टेंसी तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है वो देख चेक करने के लिए। ये खत्म हो गया सर, एंगेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस वाले पॉइंट्स खत्म। अब क्या होगा, एक छोटा सा पॉइंट है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। हम बोलेंगे, प्रैक्टिशनर बोलेगा, किसको बोलेगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी को बोलेगा कि भाई तू लिख के दे दे, एक बार लिख के दे दे कि जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उसने आइडेंटिफाइड ऑल द प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट्स नेसेसरी टू इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। एंड सेकेंड ये लिख के देना कि जो प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इट इज कंपाइल्ड इन ऑल द मेटेरियल एस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया। बस इतना सा लिख के देना है। अब ओपिनियन, unmodified opinion
When practitioner concludes that pro forma financial information been compiled as per the applied criteria, तो उस केस में जो practitioner है वो unmodified opinion देगा. सेकेंड मॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा सर? मॉडिफाइड ओपिनियन में ना 2 पॉइंट्स है, प्रोस्पेक्टस नॉट परमिटेड एंड द सेकेंड पॉइंट प्रोस्पेक्टस परमिटेड. ठीक है, तो पहला पॉइंट में क्या लिखा है? रेलेवेंट लॉ रेगुलेशन प्रेक्लूड्स द पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस दैट कंटेन्स मॉडिफाइड ओपिनियन विथ रिस्पेक्ट. देखो, जो लॉ रेगुलेशन है वो प्रिक्लूड करता है, मतलब वो नहीं चाहता कि प्रोस्पेक्टस में ये चीजें पब्लिश हो या ये वाला प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो जिसमें कि मॉडिफाइड ओपिनियन कंटेन हो विथ रिस्पेक्ट टू पीएफएफआई बीइंग कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट. इस पीएफएफआई के रिस्पेक्ट में अगर मॉडिफाइड ओपिनियन कंटेन हो तो जो रेलेवेंट लॉ रेगुलेशन है इट प्रेक्लूड्स द पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. ठीक है, एंड प्रैक्टिशनर ये भी कंक्लूड करता है कि जो मॉडिफाइड ओपिनियन है ना वो अप्रोप्रिएट है. ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? देखो, लॉ रेगुलेशन ने तो प्रेक्लूड कर दिया, अब वो जाके डिस्कस करेगा एक बार के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी के साथ, और अगर रिस्पॉन्सिबल पार्टी मना करती है इस नेसेसरी चेंजेस के लिए, वो चेंजेस नहीं करने देती, तो प्रैक्टिशनर क्या बोलेगा? देखना, एकदम शुरू से यही बोलता है, ये प्रैक्टिशनर का यही काम है. जहां पे भी उसने डिस्कस किया किसी के साथ और सामने वाले ने मना कर दिया, वो चला जाता है, वो विड्रॉ कर लेगा एंगेजमेंट से, है ना, और कंसीडर सीकिंग लीगल एडवाइस. ये 2 चीजें करता है वो. सबसे पहले मुंह फुला के चले जाएगा या तो फिर वो कुछ एडवाइस लेगा. डन. अब सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? प्रोस्पेक्टस परमिटेड वेयर रेलेवेंट लॉ रेगुलेशन मे नॉट प्रेक्लूड. वो लॉ रेगुलेशन कुछ प्रेक्लूड नहीं करती है फ्रॉम प्रेक्लूड द पब्लिकेशन ऑफ अ प्रोस्पेक्टस दैट कंटेन मॉडिफाइड ओपिनियन विथ रिस्पेक्ट टू सेम. विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू whether the PFFI compiled in all material respect on the basis of applied criterion. ये सब. तो अब क्या होगा? अब प्रैक्टिशनर ने डिटरमाइन कर लिया कि मॉडिफाइड ओपिनियन अप्रोप्रिएट है, तो वो अप्लाई कर देगा रिक्वायरमेंट्स को इन फ्रेमवर्क फॉर अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड उसमें वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा. ठीक है, ओके, ये भी डन. अब सर लास्ट, एकदम लास्ट, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. इसमें बस यही घुमा फिरा के बोला गया है. एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के बारे में एक बार लिख दिया है. मतलब उसका क्या होता है कि ऐसे मैटर विच इज इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, एंड इसको जो है वो सिर्फ हम यूजर्स के बेनिफिट के लिए, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के लिए हमने रेफर किया है. ठीक है, इसका कुछ भी ये अफेक्ट नहीं करेगा. किसको अफेक्ट नहीं करेगा? प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्ड एविडेंस that matter doesn't affect whether the PFFI compiled in all material respect as per the applicable criteria. इन चीजों को ये अफेक्ट नहीं करेगा. ये सिर्फ रेफर ओनली टू इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द PFFI. ठीक है, तो इसके बाद एक रिपोर्ट का सेक्शन है, वो बुक से करना है. प्रिपेयरिंग द अश्योरेंस रिपोर्ट. हर रिपोर्ट में देखो टाइटल कॉमन है, एड्रेस ही कॉमन है. इंट्रोडक्टरी पैरा में आपको PFFI बता देना है, आइडेंटिफाई करना है, सोर्स बताना है. वो पूरा चैप्टर का जो एक समरी है ना वो रिपोर्ट है. पीरियड बता दो, रेफरेंस बता दो एप्लीकेबल क्राइटेरिया का जिसके बेसिस पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने कंपाइल किया है PFFI को, और सोर्स बता दो उस क्राइटेरिया का. ठीक है, फिर स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबल पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग, देखो वही लिखा हुआ है. उसके बाद डिस्क्रिप्शन बताना है प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, ये एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा. फिर स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट हैज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद SAE, है ना. उसके बाद विच रिक्वायर्स दैट प्रैक्टिशनर कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड प्लान एंड परफॉर्म टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस. देखो वही भी लिखा हुआ है, सारे स्टेटमेंट्स भी वही है, सब वही है. रिलेटेड परफॉर्मेंस गिव अप्रोप्रिएट इफेक्ट टू दोस क्राइटेरिया. उसके बाद रिफ्लेक्ट्स द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ दोस एडजस्टमेंट्स टू अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. तो इसमें से आप कुछ पॉइंट्स एक बार रीड कर लीजिएगा. लास्ट में सेम है, फर्स्ट में सेम है, प्रैक्टिशनर की सिग्नेचर, डेट ऑफ द रिपोर्ट एंड प्लेस ऑफ द सिग्नेचर. खत्म. तो इसके बाद में इसके सारे क्वेश्चंस. अच्छा, इसके बाद एक और बचा हुआ है 3420. वो करने के बाद आई विल अपलोड दी क्वेश्चंस ऑल्सो ऑफ TYK, एंड इसके बीच में जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी अपलोड कर दूंगी. तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. उसके बाद फिर RTP MTP और जो भी जिस भी फैकल्टी के बुक होगी आपके पास उसका क्वेश्चन बैंक आप लोग रेफर कर लीजिएगा. ठीक है, सो डन विद दिस रिविजन. मिलते हैं अगले रिवीजन पे.
और जो भी आप लोगों को सजेशंस अगर देने हो, कुछ डाउट्स हो, कुछ डिस्कस करना हो, प्लीज फील फ्री एंड टेक आउट सम मिनट टू कमेंट डाउन द suggestions and anything. So thank you.